प्रिपरेशन एंड अप्रोच। अब मेंटल प्रिपरेशन एंड अप्रोच इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आगे बोलने से पहले उस चीज को और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ऐसा है, आपको अगर कोई भी स्टडी का देखना है आगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आता है कि मेंटली आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो। अगर आप उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगे, अगर आपको आपकी स्टडी करनी है, आप उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं रहोगे, या फिर आपके एक मेंटल लेवल पे उतनी स्ट्रेंथ नहीं बनाकर रखोगे, तो आप कैसे कर पाओगे स्टडी? नॉट पॉसिबल। मैं इस चीज के लिए डिटेल में आगे भी बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको 3 टॉपिक्स का ओवरव्यू मिलेगा। यस, आपको ओवरव्यू। सो ओवरव्यू सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, स्टडी 8 to 10 आवर्स। अरे यही तो चीज जाननी थी हमको। हाँ यही, इसीलिए तो सब आए यहाँ पर कि 8 से 10 घंटे पढ़ाई कैसे करें। हाँ, लेकिन अगर 8 से 10 घंटे अगर पढ़ाई करनी है, तो उसमें भी एक पार्ट आता है कि क्या तुम लोगों को सच में 8 से 10 घंटे पढ़ने की जरूरत है। यस, डिपेंड करता है आप कौन सी चीज की पढ़ाई कर रहे हो एक्सेट्रा। दैट पार्ट विल आल्सो बी कवर्ड कि पढ़ाई कैसे करें और आपको एक्चुअली में जरूरत है भी कि नहीं। ये बस नहीं यार, मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ना है, बहुत बहुत कूल लगेगा, मस्त से। पापा ने पूछा बेटा स्टडी कितनी, पापा कल 10 घंटे पढ़ा, 12 बजे तक पढ़ा। 12 बजे तक पढ़ा तो कैसे बोले, 11:50 पे मैंने पढ़ाई शुरू की, कब, रात के, और 12 बजे खत्म, कब, रात के। वाह, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। तो ये सेकंड पार्ट होगा। एंड थर्ड वाला होता है मेमोराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ये तो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवी देखते हो आप, मूवी कैसे देखते हो, स्टार्टिंग का पार्ट। मूवी देखते किस लिए हो, मूवी के एंड के लिए। मूवी के एंड में क्या होगा, क्लाइमैक्स होगा या फिर कोई तो भी फाइट सीन होगा। एक्चुअल मूवी इसीलिए तो देखते हो। इसी अब देखो, मेमोराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कितना पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको लास्ट में क्यों रखा है। ऑब्वियसली एग्जाम में आपके लिए सबसे काम की चीज कौन सी है, ये ऊपर का कैलकुलेटर है, ये नहीं चाहिए। ये थर्ड वाला पॉइंट आपके लिए, आपके इसमें ग्रीन वाला पॉइंट, मेमोराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, वो वाला पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वो वाला पार्ट अच्छे से कर लिया, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपका जीवन संतुष्ट हो जाएगा, समझे। यस। सो उसके नीचे आपके लिए कुछ चीजें बताइए एक्स्ट्रा की, वो इतना ज्यादा रेलेवेंट अभी तो नहीं है। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना होगा, यूट्यूब पे मीगीज राइट पे, उसके लिए आपको एक लिंक कनेक्शन मिल जाएगा कि मीगीज राइट पे एक्चुअली क्या चीजें कवर होंगी। अगर आपको अगर ज्वाइन करना है, वो चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा। एंड दूसरा वाला आता है कि इंस्टाग्राम हैंडल, किसी को वर्कशॉप के बाद, या फिर आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब के बाद में अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो आप उस अकाउंट पे जाके कुछ पूछ सकते हो। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो जान सकते हैं। एंड थर्ड वाला ट्विटर पे, वैसे तो अभी मैं यूज नहीं करता, बस उसमें कुछ चीजें डाली है। अगर किसी को शौक होगा तो वो जाके देख सकता है, जरूरत तो नहीं है वैसे, बट हाँ उसमें कुछ कोट्स डाले, अगर कोट्स में आपको बहुत इंटरेस्ट हो तो जा सकते हैं, देख सकते, मेरे खुद के कोट्स है। सो बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, क्या है, मेंटल प्रेपरेशन एंड अप्रोच। क्लियर है सबको? यस। सो आपके लिए स्लाइड उस इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे आ जाएगी अभी। यस। सो आप देख पा रहे होंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसा एक लिखा हुआ है, आप सभी देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पे। यस। उस स्क्रीन पे भी आप लोगों ने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आप लोग आपके सामने वाली स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड के थोड़ा सा बाजू में, नहीं 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 नहीं, इंपॉर्टेंट के नीचे नहीं यार, वो बॉक्स को ध्यान मत दो, बॉक्स को ध्यान दो, कंट्रोल कंट्रोल फीलिंग्स को कंट्रोल, जहाँ पे जो बात की जा रही है उसके हिसाब से ध्यान दो। स्लाइड तो बस आपकी कन्वीनियंस के लिए दी है ना, स्लाइड पे अगर इतना ध्यान दोगे कन्वीनियंस पे, तो कैसे चलेगा। देखते उसके थोड़ा सा बाजू में, इंपॉर्टेंट के थोड़ा सा बाजू में कुछ तो भी लाल बड़क रंग में कुछ तो भी एक्चुअली दिया गया है। देखिए क्या लिखा है वहां पर लिखा है क्या, पढ़ पाओगे? मैं पढ़ के देता हूँ। Why mental aspect is important? अभी मैंने कुछ तो भी बोला था कि मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है सबसे पहले, अगर आपको कुछ चीज करनी है तो। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो किसी चीज करने को, तो एक्चुअली में वो चीज करने से दूर दूर दूर। अगर किसी को एक कुछ बनना है, तो पहले तो बोलेगा मुझे बनना है, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, तभी तो आगे बढ़ेगा। उसके अलावा कुछ होने वाला है क्या? नहीं। तो अब देखिए उसके नीचे कुछ तो भी लिखा है, मूवी का। अरे यार मूवी कौन सी मूवी, अब सबके माइंड में एक चीज आएगी, मूवी का एग्जांपल, लेकिन मूवी का नाम क्या है आएगा दिमाग में, लेकिन ध्यान मत दो भी। मैं बस एक बार उसके लिए आपके लिए बैकग्राउंड सेट कर दो, फिर वो मूवी का एग्जांपल क्या है मैं बोलूंगा। वहां पे मैंने डिटेल में नहीं लिखा की जरूरत नहीं, बस आपकी कन्वीनियंस के लिए समझ जाएंगे। तो पहले मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आप लोग भी जानते हैं मेंटली प्रिपेयर क्यों रहना पड़ेगा, इसीलिए कि अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए, अगर आपको स्टडी अगर कितनी देर के लिए करनी है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं
कि यार मेरे से 2 घंटे पढ़ाई नहीं होती है, उससे ज्यादा करने बैठू तो मेरे दिमाग का दे या मेरी फिजिकल कैपेसिटी नहीं रहती है। समझ पा रहा है? मेरी फिजिकल कैपेसिटी 2 घंटे के बाद में। वही लड़का 5 घंटे क्रिकेट खेलने के बाद घर पे जाके मम्मी को बोलता है, मम्मी आज मैंने 200 रन मारे, 4 विकेट लिए और पूरे मैदान में उधर उधर भागा। भाई अगर फुटबॉल खेलने तो मम्मी आज मैंने 4 गोल मारे, मैदान पे उधर उधर भागा। कहा गई भाई तेरी मेंटल? अरे फुटबॉल अगर क्रिकेट कुछ ऐसा खेलना है तो सिर्फ फिजिकल कैपेसिटी नहीं, मेंटल कैपेसिटी भी चाहिए इंसान की उतनी मेंटल। अरे फिजिकल में वो 3 घंटे में एग्जॉस्ट हो जाए इतना भागा दौड़ी करके, लेकिन एक्स्ट्रा 2 घंटे आते कहां से? उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। अरे वो मेंटली एग्जॉस्ट नहीं हो पाता, फिजिकल लिमिट आपकी ज्यादा है बट आप उसको कम करके रखते हो। तो अब एग्जांपल आप बोल रहे हो ये तो ठीक है, ये मूवी का एग्जांपल सबको भी वही जानना है, हाँ वो लिखा है वही जानना है सबसे पहले। मूवी एग्जांपल, हीरो होता है, विलन होता है, उसके अलावा सबको पता है क्या? विलन आता है हीरो को इतना मार के, समझ लो हीरो विलन, विलन आता है चाकू हीरो के पेट में मार देता है, या फिर गोली ढिशकियां पेट से खून। अरे हीरो की इतनी गंदी हालत, पेट से जो खून निकल रहा है नीचे पैर से जाके गटर में जा रहा है। हीरो अभी भी लेकिन आधा जिंदा आधा मरने वाला है। यमराज ऊपर से अपनी रस्सी नीचे फेंक रहा है, ले हाथ ले तेरी आत्मा ऊपर खींच लेगा, अभी तो लेके जाता तेरी हेल्प कर। नहीं, हीरो अभी तक मरा नहीं। लेकिन उसी पर अब आपको सबको पता है कि इस वक्त हीरो की मेंटल कंडीशन नहीं है ठीक, फिजिकल तो एकदम कचरे में, भाई साहब कुछ ही नहीं, एकदम गरीब। लेकिन अब विलन को आता है थोड़ा सा मजा, वो बोलता है हीरो मर गया, हीरोइन को कैसे जीने दूं, हीरोइन की भी तो जिंदगी मुझे खराब करनी है। लेता है चाकू, चाहता है हीरोइन को मारने, हीरोइन भाग रही होती है, विलन उसके पीछे चाकू लेके या फिर गोली लेके। लेकिन उसी वक्त यमराज को हीरो बोलता है वेट अ मिनट, मेरे पास अभी और शक्ति आ चुकी है। लेकिन उस वक्त अब हीरो की कुछ कैपेसिटी, हीरो इससे उठ जाता है नीचे, उसके पेट में से खून नीचे गटर में जा रहा है खून लेके, लेकिन 1.5 लीटर खून उसका जा चुका है। मूवी में यही होता है ना, अरे उसके कंधे पे गोली, पेट में गोली, लेकिन उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ। भाई साहब वो उठता है, जाता है, हीरो को विलन की पिटाई करता है, उसकी शादी हो जाती है, हीरोइन से उसके बच्चे हो जाते हैं और वो बूढ़ा होके मरता है। देख रहे हो स्ट्रेंथ? अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको हीरो विलन वाली स्टोरी खेल के किसी लड़की को बचा के शादी करके आपको मरना है बाद में जाके, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे बात चल रही है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की। अगर मैंने पहले ही बोला है कि आपको मेंटल स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, कहाँ उधर जा रहे हो, माइंड यहाँ पे रखो। तो आपको आई गेस कि ये समझ आ रहा है कि आपकी फिजिकल लिमिट एक्चुअली आप वो समझते हो वो नहीं है, आपकी मेंटल लिमिट है। अब ये सब क्यों बता रहे हो यार, हमको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना है हमारे लेक्चर का। अरे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही बताने वाला हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पहले ये बात याद रखो, जब तक आप किसी चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे तब तक आप किसी चीज को फिजिकली या फिर उसको एक्ट कैसे करोगे, एग्जीक्यूट कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए अब वो जो आपको काले कलर का ऐसा वाला डब्बा दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। उस डब्बे में 3 डब्बे, 3 डब्बों में क्या क्या लिखा है? आपके पहले डब्बे में लिखा है लॉन्ग टर्म, दूसरे डब्बे में लिखा है ड्रग और तीसरे डब्बे में लिखा है ब्रेक। अब ड्रग लिखा है, ड्रग का यहाँ पे मतलब नहीं है गांजा वगैरह, वो वाली चीजें मत समझना है गलती से, वो वाली चीजें नहीं है, पूरी अच्छे से जानना सबके सब। हाँ तुम भी तीनों चारों पांचों सारे, तो सबको ये ध्यान देना है। ओके, एम फॉर द लॉन्ग टर्म दैट इज द नॉलेज। इसी पार्ट के लिए आपको अदर एस्पेक्ट यानी उसी पेज पे नीचे और एक पीपीटी में दिया है पार्ट, उसमें भी कुछ डिटेल में बताए। अभी मैं वहां पे भी बोलूंगा कि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, नॉलेज के हिसाब से। ये चीज आपको और एक्स्ट्रा बाद में बोलूंगा। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट। जो भी आप मीटिंग में ज्वाइन हो, जो भी आप यहाँ पे लोग हो, आप सभी लोगों के लिए एक मेरी तरफ से क्वेश्चन, एंड आई होप जिन लोगों को ऑलरेडी आंसर पता है, जिन्होंने इस मीटिंग से पहले मेरे से कुछ कॉन्वर्सेशन किया है, उन लोगों को छोड़ के बाकी लोगों ने आंसर देना, क्योंकि उन लोगों के पास स्पॉइलर है, स्पॉइलर वाले लोग दूर रहे। आंसर देना है स्टूडेंट का सबसे पसंदीदा ड्रग कौन सा होता है, व्हाट इज द ड्रग दैट स्टूडेंट लाइक द मोस्ट। क्या आप आंसर कर पाओगे? आप लोग चैट्स में आंसर कर दीजिएगा, यहाँ पे बोल दीजिएगा। बुक, मोबाइल, प्लेइंग। I've got 3 answers from here. एक बोलता है बुक, एक बोलता है मोबाइल, एक बोलता है फोन एंड गेमिंग। ओके, what answer do we have here? चैट वाले को कुछ भी आंसर दे सकते हैं। आपको आंसर दोगे तो इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, आपको भी कुछ ये रहेगा कि आप वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हो। ओके, वन अगेन मोबाइल। ओके,
we will at least 2 more answers should be from online mode also. पता चले लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं वो तो पता चलना चाहिए. अरे 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 इतने डल. चलिए आई थिंक मैं ही बता देता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर. ओके YouTube 90%, some people saying Telegram. अच्छा चलो चलो आ गए 3 आंसर्स आ गए. तो मैं बोलता हूँ आप सभी लोगों के आंसर एक पर्सपेक्टिव से सही, लेकिन मेरे को सबसे पसंदीदा ड्रग मतलब अरे भाई साहब मोटिवेशन. समझ रहे कि नहीं? क्या चाहिए हमको यार? हम जिंदगी में कुछ भी कर लेंगे बट हमको चाहिए मोटिवेशन. मोटिवेशन मिल जाए ना भाई हम तो ऐसे पहाड़ उठा लेंगे, ऐसे शेर के मुंह में हाथ निकाल के मतलब कुछ भी कर लेंगे. हम पागल हो गए, हम कर लेंगे. क्यों? अरे मोटिवेशन चाहिए हमको. अब मोटिवेशन वाली चीज बहुत सीरियस है, बहुत बड़ा टॉपिक है. अब ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मैं मोटिवेशन बिल्कुल ही नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो कचरे में डालो, लेकिन एक बात रखना, द अमाउंट ऑफ मोटिवेशन यू क्रेव, यानी जितना मोटिवेशन आपको चाहिए इज लाइक अ ड्रग. बिकॉज आज मान लो 5 मिनट की वीडियो देखी, बच्चा बोलता है अब तो मैं 5 घंटे पढ़ाई करूंगा यार, पप्पा खुश, मम्मी खुश, सब खुश हो जाएंगे. नहीं, 5 मिनट की वीडियो के बाद आप 15 मिनट स्टडी कर पाते हो, उसके बाद में लगता है हाय रे मेरी जिंदगी, इससे आगे मेरी पढ़ाई नहीं पाई. लेकिन उसके बाद में भी आपको कुछ ना कुछ करना ही होता है. दूसरे दिन आप बोलते हो यार मैंने 5 मिनट का वीडियो देख के अगर मैं 15 मिनट की पढ़ाई कर पाया, तो मान लो अगर मैं 10 मिनट की वीडियो देखूंगा तो मैं 30 मिनट पढ़ पाऊंगा. अच्छा 20 मिनट पढ़ के 1 घंटा बच्चा देखता है वीडियो, लेकिन उतनी पढ़ाई हो नहीं पाती. अब वीडियो जो देखे हो मोटिवेशन के इज काइंड ऑफ लाइक अ ड्रग ना. ड्रग क्या होता है? आज थोड़ा सा लिया, मजा आ गया, ऐसे लग रहा है मेरे पर आ गया, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ये फीलिंग आती है. अब सेम चीज क्या होगा? मोटिवेशन आज थोड़ा लिया, अरे यार इसके इफेक्ट अच्छा है, कल मैं और देखूंगा, कल मैं और देखूंगा. अरे बच्चों क्या होने वाला है तुम्हारा मोटिवेशन से? कुछ भी नहीं. समझ रहे हो मोटिवेशन का? अब मैं बताऊं उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है कि मोटिवेशन. हाँ, मेरे को बहुत लोगों ने बोला है यार भाई डिमोटिवेटेड बहुत होता है, क्या करें? तो मोटिवेट कैसे रहता है यार? मुझे नहीं, मैंने और तो YouTube कमेंट्स भी देखी यार, हम मोटिवेट कैसे रहे, इतने सारे वीडियो वगैरह वगैरह वगैरह. यस वी गॉट एन आंसर. मोटिवेशन ड्रग है लेकिन टेम्पररी ड्रग है. यस करेक्ट, टेम्पररी ड्रग है, बराबर है. कोई भी ड्रग टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता. इसके इफेक्ट मतलब आप ज्यादा क्रेव इसीलिए तो करते हो, परमानेंट इफेक्ट होगा तो कौन क्रेव करने वाला है. तो अब ये था कि अब बोल रहे हो कि मोटिवेशन नहीं है तो हम स्टडी कैसे करें. किसी की आवाज गूंज रही क्या? गूंज रही क्या? मेरी है. चलो मोटिवेशन को आप सब्स्टिट्यूट कर दो डिसिप्लिन से. क्यों? देखो मोटिवेशन आपको बस एक चीज बोलता है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो. ये संदीप भाई आसान है, आसान है. अरे करने जाओ. अगर आप उस आसान है के लिए या फिर मुझे करना है के लिए उस चीज का एक्चुअल ओवरव्यू नहीं देखते हो पहले जाके कि वो चीज क्या है. मुझे बोलना मैं अंबानी से अमीर बनने वाला हूँ. रिलायंस क्या एक दिन में खड़ा हुआ है, 1 साल में खड़ा हुआ है? सालों से है वो बिजनेस. मैं बोल दूंगा कि मुझे शेयर मार्केट का टॉप कंपनी बननी है अपनी लिस्टेड में. नहीं, इतना आसानी से नहीं, जन्म लग जाएगा मेरा. तो आप बस मोटिवेशन लेके कोई भी चीज नहीं कर सकते हो. इसी चीज के बारे में एक लास्ट में भी इस वर्कशॉप की कोट है, वो जरूर बोलूंगा ताकि आपको उसमें और क्लैरिटी आए. लेकिन एक बात है, डिसिप्लिन से क्या होगा कि आज एनी हाउ मुझे 2 घंटे पढ़ना है, मोटिवेशन हो या ना हो. और वो पढ़ते वक्त अब आता है प्रॉब्लम यही कि मुझे पढ़ना तो जबरदस्ती से, मेरे पास मोटिवेशन है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो है नहीं ना यार स्टडी में. स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, टॉपिक बोर है, टीचर कुछ समझा नहीं रहा, मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं ना, मैं कैसे रिवीजन करूं, क्या करूं, कुछ भी नहीं. तो इसके बारे में भी आपको आगे के पार्ट्स में सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत अच्छे से समझा जाएगा. अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड वाले पॉइंट की तरफ. जो थर्ड वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन देगा, थोड़ा वहां पे आएगा सेकंड पॉइंट के लिए सॉल्यूशन. तो थर्ड वाला पॉइंट देखिए, ब्रेक इट टू मेक इट इजी. मतलब तोड़ दो ताकि वो आसान हो जाए. क्या कहा मैंने? तोड़ दो ताकि वो आसान हो जाए. तोड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी के अंदर पंजर तोड़ दो, इंसान को मारोगे तो आसान हो जाए, ऐसा नहीं है. हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? हाउ टू डैश इफेक्टिवली. किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? स्टडी. क्या नालायक बच्चे, वाह. अरे हम बात कर रहे हैं हम स्टडी. अब स्टडी को तोड़ तोड़ के आसान करोगे ना. हम आगे भी इस एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे. अभी भी बोल देता हूँ कि रोटी
एक रोटी पूरी एक साथ अपने मुंह में थोड़ी ना डालते हो। हेलो। मैं बोल रहा था कि एक रोटी आप पूरी की पूरी ऐसे तो नहीं कर सकते ना, रोटी आप एक साथ एक खाओगे, अरे गले के नीचे उतरने नहीं वाली ना वो चीज, गले के नीचे उतरने के लिए आप क्या करते हो, थोड़ी सी तोड़ते हो खाते हो, थोड़ी सी तोड़ते हो खाते हो, उसी चीज उसी तरह से आपको दिखेगा। यस ओके। नाउ आपको जो साइड में आपको स्टिकमैन वाली फिगर दिख रही है उस पे जूम किया जाएगा ताकि आपको उसी चीज का फर्दर एक्सप्लेनेशन मिले। जूम इन एट दैट पॉइंट, इज इट गुड? जो आपको पार्ट दिख रहा होगा साइड में, हाँ यस यही, हाँ वो जो आपको दिख रहा है वो ऐसा आदमी ऐसा ऐसा खड़ा है वो, हाँ वो आप हो, हाँ वो आप हो यार। ये मत बोलना मेरा इतना वजन है मैं इतना कैसे, नहीं नहीं अरे यार फीलिंग प्रैक्टिकल वैसे मत देखो, देखो ऊपर। यस यस हाँ अभी भी ब्रेक वाला पार्ट ही चल रहा है, डोंट वरी, उसी में उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन है, आई विल कंप्लीट इट। अब आप ये आप हो, ये स्टिकमैन वाली फिगर वो आप हो, आपको हरे रंग में कुछ तो भी लिखा हुआ दिख रहा है, डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन चीज क्या है, हमारी वर्कशॉप के हिसाब से उस चीज का क्या मतलब मैं अभी के अभी बोलता हूँ। डेस्टिनेशन होता है कि आपका अभी के लिए बिगेस्ट गोल क्या है, आप अभी की सिचुएशन के हिसाब से आपके लाइफ का बिगेस्ट गोल क्या समझते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है उसको बनना है आईपीएस, अभी तो उसका बिगेस्ट गोल क्या है लाइफ का, आईपीएस। उसका ये तो मतलब नहीं आईपीएस बनने के बाद उसकी जिंदगी खत्म, वो फांसी लेके चला जाने वाला है भगवान के घर, नहीं नहीं नहीं, गलत जगह जा रहे हो। आईपीएस बनने के बाद भी तो उसका कुछ अलग गोल बन जाएगा, लेकिन अभी के लिए अभी के हिसाब से सोचो उसका फर्स्ट गोल क्या है, आईपीएस बनना। आईपीएस बनना इसका सबसे बड़ा गोल है, तो उतना पार्ट आप समझ चुके हो आई गेस कि डेस्टिनेशन क्या है आपका सबसे बड़ा गोल। लेकिन इसका क्या ये मतलब हुआ कि डायरेक्ट आईपीएस की एग्जाम देने जाने वाला है, नहीं, उसके पहले वो पढ़ाई करेगा या फिर कुछ ना कुछ उसके प्लान्स होंगे, वो किसी चीज का कुछ नया नया ट्राई करेगा, कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, जो बीच बीच में आपको 3 गोले दिख रहे होंगे, एक गोला है गोल 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3। 2 का मतलब है गोल 2, 3 का मतलब है गोल 3। गोल 1 में भी आपको 3 और दिख रहे होंगे टुकड़े टुकड़े, टास्क 1 टास्क 2। अब ये चीज क्या है यार, ये ऐसा क्यों किया है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन, सिंपल सा आंसर ऐसा है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको चीजों को तोड़ तोड़ के जाना पड़ता है, वरना आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सकते हो। अब मान लो 10 सीढ़ियां है, आप पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पे डायरेक्टली पैर रखने की कोशिश करो, नहीं होगा यार, नहीं होगा। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि आपको एक स्टेप्स दी गई है, उस स्टेप्स के हिसाब से जाओगे तो ही जाओगे ना। आईपीएस बनने के लिए डायरेक्ट एग्जाम नहीं दे सकते, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से अब ये चीज को एकदम सिंपल में आपकी पढ़ाई के हिसाब से डालते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट सुना है शब्द, आई गेस सभी ने सुना होगा। माइक्रो मैनेजमेंट क्या होता है, माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप हर छोटी छोटी चीज देखेंगे आपकी। अब किसी का क्या होता है, सब्जेक्ट में पूरा पढ़ लूंगा, मुझे टीचर पढ़ा देगा, मैं आंसर देखूंगा लिख लूंगा एग्जाम में एंड दैट्स डन, उसके आगे मुझे खर्च करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके अलावा भी तो होता है, अरे सब लोगों का, यूपीएससी वाले बच्चे कैसे पढ़ते हैं मालूम है, अपना इंडेक्स जो होता है बुक का, उनकी वैसे तो वैसे बुक नहीं होती लेकिन कुछ आती है बुक्स, वो इंडेक्स पढ़ के जाते हैं, पूरा इंडेक्स पढ़ेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो वैसा ही वाला होता है कि आप भी अपने एटलीस्ट बुक के जो टॉपिक्स है वो अपने माइंड में रखिए, ताकि आपको उसकी कुछ रिलेवेंट एग्जांपल रियल लाइफ में दिखे, तो आपका अपने आप इंटरेस्ट, अच्छा ये मेरी बुक में ये आते, अरे मेरा इंटरेस्ट बन गया, ऐसी चीजें होती है, तो आपको वही क्लियरिटी आएंगी। फिर इसके बाद में टास्क टास्क क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को टास्क दूंगा कि 1 महीने के अंदर मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं विद रिवीजन, हो सकता है कि नहीं, हाँ मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर इतना करना है। फिर मेरा थोड़ा लंबा गोल होगा और फिर मेरा फाइनल गोल आएगा। उसी तरीके से होता है कि मुझे अपनी जर्नी अगर कंप्लीट करनी है तो उसे ऐसे करना पड़ेगा। अगर मान लो अगर आपको छोटी जर्नी है, 1 महीने, आपको 1 महीने बाद का आउटकम चाहिए, वो आपकी डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं कि कुछ बनना, डेस्टिनेशन मीन्स कुछ बनना या कुछ हासिल करना जो आपका अभी के लिए सबसे बड़ा गोल है। शायद वो 1 महीने के बाद आ सकता है, शायद वो 1 साल, या शायद वो 10 साल के बाद आए, लेकिन आएगा जरूर। डिपेंड करता है हर व्यक्ति के हिसाब से, और जरूर डिपेंड करेगा। तो आप सभी को कुछ ना कुछ बनना ही होगा डेफिनेटली, आई बिलीव। किसी को सीए बनना होगा, किसी को सीएस, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को कुछ भी कुछ भी कुछ भी करना पड़ेगा। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, सो आई विल एंटरटेन द क्वेश्चन।
और रादर आई विल एंटरटेन ऑल द क्वेश्चन इन द लास्ट पार्ट बिकॉज देयर इज अ Q&A सेशन। क्या Q&A सेशन में आप सभी लोग एक एक डाउट पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट होंगे, ताकि वर्कशॉप का जो फ्लो है वो अच्छे से रहे, ताकि आपको सारी चीजें जो बताने वाला हो, शायद आपका सवाल आगे जाके सॉल्व होने ही वाला है, इसीलिए तो आई थिंक मैं बाद में बोल देता हूँ उसका सोल्यूशन। तो आपको डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उतना तो आपको क्लियर है, तो ठीक है। अगर आपको इतना सब कुछ ना कुछ बनना है, ये सारी चीजें कीजिएगा। माइक्रो मैनेजमेंट आप बोलोगे इतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। हम पर हर सब्जेक्ट हमारे पास 10-10 सब्जेक्ट है, हम हर सब्जेक्ट का टॉपिक का नाम याद कैसे रखें? मैंने आपको फोर्स किया। बहुत से लोगों की किताबों पे पार्ट 1 पार्ट 2 होते हैं, उतना तो नाम याद रखो, जितना तुम्हारी कैपेसिटी में उतना ट्राई करो। एटलीस्ट माइक्रो लेवल पे अगर चीजों को मैनेज करोगे तो उस चीज की आपकी क्लैरिटी ज्यादा होगी। तो इसमें ज्यादा एग्जांपल देने जैसा नहीं है। उसके ऊपर ब्लू में कुछ लिखा है, ब्लू में आपको शायद पढ़ते ना है, मैं ही पढ़ देता हूँ, मेरा ही काम है, पढ़ के मैं बताता हूँ। ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, जो नीचे फिगर दी है वही चीज बता रही है। ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म होना चाहिए। क्यों? आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चलोगे तो आप अभी के लिए आपकी लाइफ खराब करके चलोगे। क्यों? आपको शॉर्ट टर्म भी देखना है, आपको लॉन्ग टर्म भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको जो सबसे बड़ी चीज मिलने वाली है, उस बड़ी चीज के लिए आपको शॉर्ट टर्म कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली उस पर जंप करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को स्विमिंग करनी, मतलब स्विमिंग करनी नहीं है, उसका एक साल के बाद एक स्विमिंग कंपटीशन आने वाला है नेशनल लेवल पे, सारे नेशनल लेवल के प्लेयर्स उसमें आने वाले। क्या वो बंदा डायरेक्टली एक साल के बाद में जाके उस समुद्र में या फिर स्विमिंग पूल में कूद के उन सबको डिफीट कर सकता है? नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग में अपनी फिगर में देखते हैं 1 2 3 के हिसाब से, गोल 1 2 3। अब वो क्या करेगा? पहले वो बोलेगा कि मुझे इतने इतने टाइम में इतना इतना प्रैक्टिस करना है, उसके अंदर वो माइक्रो मैनेजमेंट करेगा। अगर मुझे 100 मीटर के लिए इतना टाइम लगता है तो मुझे और कम टाइम लगाना पड़ेगा, एटसेट्रा। इतनी तैयारी करेगा वो, तभी जाके उसकी फाइनल मंजिल उसको मिलेगी। तो सेम आप इसी तरीके से मेंटल एस्पेक्ट रखिएगा। एंड शॉर्ट टर्म अभी मतलब आप यहाँ पे ये भी समझिएगा, शॉर्ट टर्म का ये मतलब नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, आपको आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी तो रखनी है ना। थोड़ा बहुत आपको एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वो होता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में आप एंटरटेनमेंट नहीं देखते हो, लॉन्ग टर्म में आपका बिगेस्ट गोल दिखता है। शॉर्ट टर्म में आप देखते हो कि मेरी करंट मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, मेरी फिजिकल कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से आप मैनेजमेंट करते हो। अगर आप में आपके पास इसके रिलेटेड जो भी डाउट है, आप शायद अगर आपको लगे तो आप उसमें चैट सेक्शन में लिख सकते हैं अभी, या फिर बाद में जब Q&A सेशन आएगा तब आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। एंड वी विल मूव टू द पार्ट। आपको वहां पे एक छोटा सा नोट दिया होगा, नोट में देखते हैं। रुदम प्लीज स्लाइड इट। ओके, देयर इज अ नोट, वहां पे लिखा है नो सिंगल अप्रोच कैन गो विद एवरी सब्जेक्ट ऑफ एनी स्ट्रीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आप किसी मेरी भी बात सुनोगे, आपको एक अप्रोच मैंने दे दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि हर सब्जेक्ट पे वही चिपका के चले गए फेविकॉल से। नहीं नहीं नहीं, गलत जा रहे हो, बहुत गलत जा रहे हो। आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग से अप्रोच रखना पड़ेगा। क्यों? सब्जेक्ट अलग। आप अरे यार मुझे ये नहीं समझ रहा, आप एग्जाम्पल उसके सामने लिखा हुआ है भाई साहब। एग्जाम्पल क्या है? मराठी और साइंस। अरे मराठी सब्जेक्ट, अरे कुछ बोलेंगे नहीं यार, हम हिंदी मीडियम से पढ़े, हमारा हिंदी, अरे यार समझ लो, मराठी ऑब्लिक हिंदी और साइंस, तो ऑब्लिक हिंदी साइंस। मराठी तो इमोशनल सब्जेक्ट है। अरे हम क्या पढ़ते हैं? स्कूल के प्यून। स्कूल के प्यून का लेसन होता है, अगर तो स्कूल के प्यून घंटी बजाते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं, नाचते गाते, ये अरे ये लेसन होता है। साइंस में क्या होता है? साइंस में प्रैक्टिकल। अरे मराठी फुल इमोशनल होता है, कुछ नहीं, वो ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते, लोगों के इमोशन होते हैं बस। लेकिन प्रैक्टिकल साइंस हमको कुछ लेने का देने का नहीं, हम बस अपने हिसाब से, हाँ ये केमिकल डालो, ये अरे काले और गोरे को मिक्स करके हम हरा रंग बना देंगे, ये बोलते हैं साइंस। एक्चुअली बनता नहीं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अरे हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिवली देखेंगे जो होने वाला है वही, हम इमोशनली नहीं देखते। साइंस वाले लोगों का कुछ नहीं, लोग हो सकते हैं इमोशनल लेकिन साइंस इमोशनल नहीं है, लेकिन मराठी इमोशनल, क्योंकि लैंग्वेज है, ये पूरा अलग ही टॉपिक आता है। और मराठी और साइंस का कुछ रिलेशन ही नहीं है, सच्ची। अरे क्या मराठी का पढ़ते हो, साइंस की कुछ टेक्निक लगा सकते हो? नहीं 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 नहीं, मराठी का पूरा अप्रोच अलग होगा, साइंस का पूरा अप्रोच अलग होगा, अलग होगा। तो कैसे यार, बस यहाँ पे कोई बोल ना दे कि मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूं तो मेरा साइंस मराठी में था। भाई प्लीज मत बोलना यार, पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। तो अब ऐसी बात है जिसका साइंस मराठी में था, आप प्लीज कृपया करके यहाँ पर वो मत सोचिएगा कि उसका लिंक ही ऐसे ऐसे बन रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल एंड ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव।
तो अब देखिएगा मराठी वाली साइंस का क्या था, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये सारी कितनी डरावनी चीजें लग रही, तो आप दूर रहिएगा जिनको जिनको नहीं पता है। चलिए हम उसको केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा फिजिक्स वही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, अदर एस्पेक्ट। उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अब मान लो आपको ही डेस्टिनेशन के हिसाब से किसी बच्चे की एक डेस्टिनेशन है, उसको चाहिए हार्ले डेविडसन। हाँ मान लीजिए इसकी डेस्टिनेशन क्या है, हार्ले डेविडसन, समझ रहे हो? मालूम है हार्ले डेविडसन ढूंढ ढूंढ बाइक घुमा के लेके जाते हैं, हाँ वो उसकी डेस्टिनेशन है। पापा बोले बेटा, बेटा अगर तूने 10th में, तेरे अब बच्चा 10th में समझ लो 90% से ऊपर लेके आया, तो तुझे तेरे पापा जी हार्ले डेविडसन गिफ्ट करेंगे। अरे बच्चे की खुशी आसमान छू गई। बच्चा 2 दिन तक सोचा, पागल हो गया था, मुझे हार्ले डेविडसन में। बच्चे को बाद में आया, वो 9वीं में एटीकेटी पास है। हाँ, अब बच्चा से होगा क्या करूँगा। बच्चा आया था मेरी वर्कशॉप में, बच्चे ने वर्कशॉप देखी, पूरा सीख के अच्छा ऐसे से पढ़ते, बच्चा एकदम खुश। वर्कशॉप में आया, मयूर सर ने ऐसे ऐसे बातें बोली थी, बच्चे ने एकदम सही पढ़ाई की। बच्चा एकदम मतलब ऐसे से गया, हाँ हाँ ऐसे मेंटल अप्रोच होता है, ये होता है, हाँ ऐसे ऐसे स्टडी करते हैं, पूरे नोट्स वगैरह बनाए, रिवीजन वगैरह की। बच्चे, बच्चा एकदम 90.00001% से पास हो गया। पप्पा की जो मिनिमम कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। बच्चा, पप्पा ने देखा, पप्पा खुश, मम्मी खुश, टीचर खुश, दोस्त खुश, बच्चा खुश। अरे बच्चे को गाड़ी मिल गई, गाड़ी बच्चे को देख के खुश, बच्चे के 90% है। बच्चा गाड़ी लेके गया लद्दाख को जाके स्नैपचैट का फिल्टर लगा के बच्चा इतना खुश। स्नैपचैट का फिल्टर लगा के उसने डाला कि यही तो होती है भाई साहब जिंदगी, समझ रहे हो? इतना कुछ। अभी इसमें से जो भी बोला है कुछ समझ में नहीं आया तो भूल जाओ, कुछ इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। अब आते हैं अदर एस्पेक्ट्स पे। आपको अदर एस्पेक्ट में आपका पहला पार्ट दिख रहा होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वर्सेस लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। अरे पीओवी का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आप जितना ज्यादा उस चीज को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, उतना ज्यादा वो चीज आपको चुभेगी, एकदम ऐसे दिल को चुभ के जाएगी वो चीज, सुई जैसा चुभेगी। क्यों? एग्जाम के लिए आप सिर्फ देखते हो कि मुझे उस चीज को रटना है, अभी उसको लिखना है, और बाद में गया कर देना, अरे रद्दी वाले को फुकट में गिफ्ट कर दूंगा मैं अपनी किताब। इतना ज्यादा आपका माइंड स्ट्रांग होता है उस चीज के लिए, हेट होता है पूरा। वैसा वैसा नहीं करना है। आप ये देखिए, सोचिए, अगर आप सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को लिंक करके बात करते हैं कि आपका सेकेंड पॉइंट है कि ट्राई टू फाइंड या फिर ट्राई टू लर्न द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टडी। मतलब आप ये सोचिए, आप कोई चीज पढ़ रहे हो, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे करते हो। अगर आपको पता चले, साइंस पढ़ने वाले बच्चे को पता चला, अच्छा ये चीजें ऐसे करके ये चीज बनती है, बच्चा क्या क्या नहीं कर सकता, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ जाए, तो आपका अपने आप इंटरेस्ट स्टडी में आता है। बच्चे इसलिए तो इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो लॉ के केसेस पढ़ते हैं, टीवी में लॉ देखते हैं, वहां अरे उनको जो अपनी किताब में पढ़ते हैं वो उधर दिख रहा होता है, जिंदगी में चल रही वो चीज। आपको थियरी इसीलिए नहीं पसंद आती क्योंकि आपको लगता है आपकी जिंदगी में लगेगा ही नहीं, वो किसी काम ही नहीं आएगा। अभी तो एग्जाम पास करना है, पास होके पप्पा गिफ्ट करेंगे कुछ, तो इसी के लिए कर रहे हो, इसीलिए नहीं करते। लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, क्योंकि मैक्सिमम जो आप स्टडी करते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो। तो एक बात इतनी याद रखिएगा कि स्टडी करते हो आपको पता होना चाहिए कि आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये चीज मुझे अपनी लाइफ में आगे काम आएगी। और जो बच्चे प्रोफेशनल स्टडी करते हैं या फिर मेडिकल में डॉक्टर वगैरह करते हैं, अरे उन बच्चों को सुपर क्लियर होता है कि उनकी लाइफ में वो जो पढ़ रहे हैं वो बहुत काम आएगा, लेकिन उसमें का कुछ पार्ट होता है जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, उनको लगता है इतनी गंदी थियरी है, और वो पार्ट उनकी जिंदगी में शायद नहीं आएगा, इसलिए वो नहीं पढ़ते। तो यही सेम चीज उनके लिए भी अप्लाई होगी। एंड उसके नीचे ना एक लाल कलर में लाइन दी, एक बार लाल कलर में लाइन ऐसी दी है कि नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टाइम। मतलब एवरी टाइम एवरीथिंग बोलिए, हर सब्जेक्ट के लिए आप, हर टॉपिक के लिए आप ये नहीं कर सकते कि आप उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखो। बच्चे ने पढ़ा स्कूल में क्लोरीन जानलेवा है, पता है क्लोरीन नाम सुना? अगर क्लोरीन अगर Na के साथ मिल जाए, NaCl साथ में हो जाए, सोडियम और क्लोरीन मिल जाए, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अरे घर का नमक स्वाद अनुसार, हाँ वही। लेकिन क्लोरीन अलग से आए तो इंसान की जान ले सकता है। बच्चे ने बोला मैम की चाय में क्लोरीन डाल देते, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे, मैम मर गई तो ये अभी काम करता है, नहीं मरी, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कॉमन सेंस वाली चीजें, मजाक था ये, एक्सट्रीम वाला मजाक था, लेकिन कॉमन सेंस देखिएगा, हर चीज का आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं देखते। कुछ थियरी होती है, सिर्फ थियरी होती है, किसी काम की नहीं होती है, आप प्रैक्टिकली भी ढूंढ नहीं पाओगे, ऐसा भी होता है। तो उसके लिए मतलब
फॉर एग्जाम्पल मराठी इमोशनल होके बात करता, मैंने भी बोला है। अपने स्कूल के मामू यानी अपने कोई भी हो सकते हैं, प्यून, अरे उनके बारे में चीजें लिखी गई वो सारी हर बार सच थोड़ी ना होने वाली है, वैसे वाली चीज। और आखिरी में आता है जो मैंने बोला है कि आपका वो जो दबा था उसमें फर्स्ट वाला पार्ट था लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, वही के लिए अगला पार्ट है रिमेम्बर 3 इडियट्स। हाँ सबको पता है रैंचो, हाँ चतुर की स्पीच, सबकी स्माइल दिख रही है। नहीं 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 नहीं, वहां पे मत जाओ, मूवी बहुत बड़ी थी, उसके अलावा उसमें थे, चतुर की स्पीच में ही नहीं लगे रहना है। हाँ तो मूवी में क्या था, मूवी में एक डायलॉग था, जो डायलॉग सबको बहुत भाया लेकिन किसी ने अपनी जिंदगी में ना आजमाया। कौन सा डायलॉग था, नॉलेज के पीछे भागो कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, ये बोला था। और वो डायलॉग सच है, सबको पता है, लेकिन यार नॉलेज के पीछे कौन भागेगा। फॉर एग्जाम्पल बीकॉम वाले बच्चे, पता है यूजुअली मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ इसलिए मैं उस चीज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि बीकॉम करा, मैं बोल रहा हूँ बीकॉम वाले बच्चे क्या है उनका टारगेट, 3 साल के बाद में मुझे क्या मिलना है, अरे ये डिग्री मिल जाए मेरा जीवन संपन्न, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नॉलेज गया खंडे में, ऐसे वाले बच्चे होते हैं मोस्ट ऑफ द, देखे हैं मैंने। अगर वैसा वाला अप्रोच लेके जाओगे तो अच्छी से अच्छी डिग्री भी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। लोग तुम्हें डिग्री के पैसे नहीं देते, उनको ये अज्यूम होता है कि तुम्हारे पास डिग्री के साथ में जो अटैच हुआ नॉलेज है वो है, डिग्री इज अ प्रूफ कि तुमने शायद तुम्हारे पास वो नॉलेज है। अब इंजीनियर, हाँ हाँ फेसबुक पे मीम देखे यार, 4 साल 5 साल इंजीनियरिंग की लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है मोदी जी की वजह से। अरे मोदी जी को क्यों देते, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास सिर्फ बुकिश नॉलेज होगा प्रैक्टिकल नहीं तो कैसे करोगे। पहले पॉइंट में बोल दिया था ना, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल उस चीज का एप्लीकेशन देखोगे, प्रैक्टिकली वो चीज कैसे होती तभी तो थियरी में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि थियरी में सच और झूठ का पता नहीं चलता, नहीं सच और झूठ का पता प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में चलता है। कि सच और झूठ क्या होता है, सफेद और काला नहीं होता, ग्रे होता है, पता है ना। हाँ तो डिग्री के पीछे ना भागते हुए नॉलेज की सच में भागो, ये था मेंटल पार्ट। इसके आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं। और मेंटल पार्ट सच में इंपॉर्टेंट था इसलिए इसके लिए ज्यादा टाइम लगाया गया, क्योंकि इसके अलावा आप आगे का कुछ पढ़ के कुछ फायदा ही नहीं। तो आते हैं बढ़ते हम अगली वाली स्लाइड में, एंड द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये स्लाइड तो सबको बहुत पसंद आई यार, जल्दी से बताओ 8 से 10 घंटे कैसे पढ़ते हैं भाई साहब। तो कैसे पढ़ते हैं, पहला वाला, इसमें 3 टॉपिक देखेंगे, प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन डूइंग सो, मतलब आपको, मेरे को 10 घंटे पढ़ना है लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है, एक नहीं ढेरों प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या क्या होती है। और दूसरा होता है कंसिस्टेंसी, प्रोडक्टिविटी, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है तो उसके साथ सॉल्यूशंस क्या क्या है वो सारी चीजें देखेंगे। रुदम कैन यू डू द पार्ट, यस। सच एज, मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है, आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है इसलिए। पहला एनर्जी, भाई साहब इतने थक जाते हैं, 2 घंटे क्रिकेट खेलने के बाद एनर्जी नहीं होती इसलिए मुझे 2 घंटे का और ब्रेक चाहिए होता है। इसके बाद में जब मैं खाना खाता हूँ तो मुझे लेथार्जिक फील होता है, मुझे नींद आती है, जो स्लीपीनेस वाला पॉइंट है वो भी देख सकते हो। पढ़ाई दिन की नहीं हो पाती, मैं तो 1 घंटा नहीं पढ़ता, मैं 10 घंटे कैसे पढ़ूं। जो बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब मैं 7 घंटे स्कूल जाता हूँ पढ़ाई करता हूँ, और बोलता है वो 7 घंटे पढ़ाई करता है, मिले तो मैं उसे मुक्का मारूंगा। क्यों, अरे बेशर्मो, स्कूल में कौन जाके 7 घंटे पढ़ाई करता है, लेक्चर में मैम का आधा टाइम बच्चों को शांत करने में चला जाता है। बच्चे हाँ मैम ऐसे ऐसे जोक मारेंगे, कुछ ना आवाज करेंगे, तुम स्कूल में कभी 7 घंटे नहीं पढ़ते हो, 3.5 घंटे भी पढ़ लिए तो बहुत है स्कूल में। सेल्फ स्टडी की बात चल रही है, लेक्चर सुनना है, पढ़ाई नहीं होती, सेल्फ स्टडी। जब आपकी तरफ कोई नहीं देख रहा होगा, आपकी लोगों की आप पे नजर नहीं होती तब भी आप पढ़ते, वो वाली चीज की बात चल रही है। दूसरा पॉइंट देखिए, टाइम मैनेजमेंट। यार कुछ कुछ लोग मतलब इतना सारा कर लेते और मैं कुछ नहीं कर पाता, इतना सारा कैसे कर लेते, उनके पास ना टाइम कैसे होता है। बात सबके 24 घंटे से ऊपर किसी के पास नहीं होते क्या, नहीं, लेकिन कर तो सब उतना ही पाते, ज्यादा कर लेते कुछ कुछ, वही। अब थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, डिस्टर्बेंस एंड इंटरप्शन। कुछ कुछ लोगों का कहता है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है और एक जस्ट मेंटल होती है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ लेकिन बच्चे वहां पे बातें करते हैं, मैं कुछ भी करता हूँ, या फिर मेरे घर में झगड़े चलते इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं होती। तो इन सब चीजों के लिए आपके पास एक सोल्यूशन है, आप ईयरफोन्स खरीद लो। हाँ ईयरफोन्स के अंदर भी आवाज आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, आप जगह बदल, आपके पास अदर ऑप्शंस हैं, आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हो, जिसको सच में पढ़ना है कहीं। ये चीजें होती है इसलिए मैंने एड्रेस की कि आपको 10 घंटे पढ़ना है,
आपका घर सिर्फ 5 घंटे शांत होता है, छठे घंटे से झगड़े या फिर कुछ भी शुरू हो जाता है। लोगों की बातचीत, आपकी गली में मंदिर है, मंदिर में आरती शुरू हो जाती है, कुछ और है, वहाँ का आवाज आता है, होता है ये चीजें। स्लीपीनेस, अब मैंने पहले ही बोल दिया है कि स्लीपीनेस क्यों आती है। अब स्लीपीनेस के लिए प्रैक्टिकल एक बात बताता हूँ। आप जब खेलने जाते हैं 5-6 घंटे, नींद नहीं आती कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पढ़ाई करते वक्त आती है, सिर्फ 1 घंटा भी पढ़े तो आलस, हाँ मम्मी मेरे को आज नींद आई, ऐसी चीज होती है। अब ऐसी चीजें ना हो इसके लिए क्या करना है? मैंने एक बात सुनी है कि आपको अगर ऑक्सीजन कम मिले तो आपको नींद आती है। ऑक्सीजन कम मिलने का मतलब क्या है? मतलब दम घुट के मर जाते? नहीं नहीं नहीं, इतना भी दूर नहीं जाना। ऑक्सीजन कम मिलना है, हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं जब एक लेक्चर देखते हैं। लेक्चर देखते हो कौन बड़ी सांस लेता है? कोई नहीं। जब खेलने जाते हो भाग के थक जाते हो ना, इतनी बड़ी सांसें लेते हो छाती फट जाएगी तुम्हारी। नहीं, लेकिन समझ रहे हो, ऑक्सीजन लेते रहो, पानी पीते रहो बीच बीच में। और एक बात है कि आप ऐसी जगह पे बैठो पढ़ाई करने जहां पे थोड़ा लाइट सोर्स हो, कुछ हवा आ रही हो, अगर पॉसिबल है। नहीं है तो जो जगह है वहीं पे थोड़ी सांसें लेते रहो। और अगर बहुत नींद आए तो अपना पढ़ाई का सामान छोड़ के बस 5 मिनट, एग्जैक्टली शार्प 5 मिनट। 5 मिनट का ये मतलब नहीं कि 5 मिनट के लिए बाहर निकले, घर वापस आए 30 मिनट के बाद, नहीं वैसा। 5 मिनट थोड़ा बाहर हवा में घूमो, आपकी नींद चली जाएगी। दैट इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपकी। ओके, सो बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये थे कुछ प्रॉब्लम्स, इसके लिए सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं। फिर आते हैं कंसिस्टेंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब ये होता है, मैं तो एक अपना एग्जांपल देने वाला हूं उसकी, वो भी देखेंगे कौन सा है। लॉन्ग आवर स्टडी इज अनइक्वल्स टू प्रोडक्टिव स्टडी। मैंने बोला मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, मैंने 12 लेक्चर देखे, बेटा समझ में आया क्या? नहीं। 12 घंटे पढ़ने के बाद कुछ समझ नहीं आया तो प्रोडक्टिव स्टडी कहाँ से? प्रोडक्टिव स्टडी का मतलब होता है आपने जो पढ़ा, भले ही आपको मेमोराइज नहीं हुआ लेकिन अंडरस्टैंड हो गया, वो कंसेप्ट मेरे दिमाग में, हाँ उसका ये होता है लेकिन मुझे इतना याद नहीं, लेकिन समझ गया, उसको प्रोडक्टिव स्टडी में काउंट कर सकते हैं। ये बात याद है। या फिर मैं 12 घंटे पढ़ रहा था लेकिन हर 5-5 मिनट में मैंने मोबाइल में अपने इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट की थी, उस पर लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, ये चेक कर रहा था। या फिर मेरा कोई तो दोस्त, या फिर कोई मेरी दोस्त नहीं है, उसकी इस पे कितने लाइक्स आए वो देख रहा था। नहीं, ये बहुत गलत हुआ, वो भी नहीं करना है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि स्मॉल थिंग्स मैटर। अभी ये वाला पॉइंट सब ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन वाले भी। स्मॉल थिंग मैटर, आपको पहले भी एक माइक्रो मैनेजमेंट वाला पॉइंट बोला था, यहाँ पे भी आता है कि 8 से 10 घंटे पढ़ना। यहाँ पे नो जोक, एकदम सीरियसली, 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए अगर आपको पढ़ना ही है तो आप ये सोचिए कि प्रॉब्लम्स छोटी मोटी आती रहती है बीच में। जैसे आप शोर आ सकता है, किसी का ये आ सकता है, किसी को नींद आ सकती है, एंड एक्सेट्रा होगा। तो माइक्रो मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपका मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट कौन सा है। उन सब्जेक्ट को ऐसे ऑर्डर में अरेंज कर दिएगा कि आपका पूरा वही नहीं। ऐसा कौन सा बच्चा होगा 12 घंटे के सब्जेक्ट की स्टडी करता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एग्जाम, आपके एक दिन पहले, वो छोड़ के नॉर्मल डेज की बात चल रही है, वहां पे 8 to 10 आवर्स। एग्जाम के एक दिन पहले तो आप 24 घंटे में से 26 घंटे पढ़ने को तैयार होते हो, वो बात नहीं चल रही। तो ये बोल, yes, I will explain all your answer to the question on the last part. Don't worry, every question will be answered. So यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्मॉल थिंग मैटर का इस तरीके से मतलब आएगा कि आप ये देख सकते हैं कि आप अपनी अगर कोई लोग लेक्चर्स देखते हैं लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे, तो मोबाइल नीचे नहीं होना चाहिए, आपकी एकदम आईसाइट के सामने होना चाहिए, कोशिश कीजिए अगर हो पाए तो। देन दूसरी चीज आती है कि आप नीचे बैठ के थोड़ा पढ़िए, थोड़ा कुर्सी पे बैठ के पढ़िए, थोड़ा जगह बदल बदल के पढ़िए, क्योंकि एक ही जगह पे बैठ के एक ही चीज करते हुए आप बोर हो जाते हो, उसी की वजह से नींद आती है। इस तरीके की छोटी छोटी, और आपको इसमें भी डिटेल जाननी है तो आप बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन आई होप कि ये 3 एग्जाम्पल देने के बाद स्मॉल थिंग मैटर आप अपने हिसाब से दूसरा सोच सकते हैं, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है। किसी का घर इतना अच्छा है, उसका रूम तो नॉइज फ्री, मतलब बाहर से कुछ आवाज उसके रूम में नहीं आता, इतनी शांति मिलती है। लेकिन कुछ लोगों के रूम में तो मतलब भाई साहब इतना गंदा हो सकता है। किसी के 2 ही रूम होते हैं घर में, दरवाजा नहीं होता है, यहाँ का आवाज वहां पे। तो डिपेंड करता है, इसीलिए इसको इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, आप Q&A में पूछ सकते हो बाद में। एंड लास्ट पार्ट आता है, यस आई विल आंसर दैट क्वेश्चन इन लेटर आल्सो। डू यू रियली नीड टू स्टडी फॉर 10 आवर्स? यानी कंसिस्टेंसी का पॉइंट आता है। कुछ बच्चे, मान लो 10th का बच्चा है, 11th का बच्चा है, 12th का बच्चा है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले बच्चे, अब सब एक ही टाइप की स्टडी कर रहे हैं। कुछ बच्चों का आता है वो 2-2 कोर्सेज, 3-3 कोर्सेज साथ में परस्यू करते हैं, उन बच्चों का समझ में आता है।
कि उन बच्चों को एटलीस्ट दिन के 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे कोर्सेस मैनेज, लेकिन एक ही कोर्स कर रहे हो, तुम्हारी एग्जाम 6-7 महीने बाद है। डू यू रियली नीड टू स्टडी फॉर 10 आवर्स? नहीं। अरे ये तो सोचो, रोज अपना कम टाइम में जितना ध्यान देके पढ़ पाओ, चलो ऐसा नहीं होता कि 7 घंटे पढ़ा तो 7 घंटे पूरा ध्यान, 8 घंटे पढ़ो यार, टाइम कम कर सकते हो अगर कंसिस्टेंटली रोज पढ़ोगे। प्रॉब्लम ये होती है, लोगों को 10 घंटे इसलिए पढ़ना होता है कि लोगों को पता है मैं 10 घंटे नहीं पढ़ने वाला हूँ, नहीं, मैं 10 घंटे में से 3 घंटे मोबाइल में जाने वाले मेरे, सबको पता है। तो वो वाली चीज को एड्रेस करना है क्या, तो 10 घंटे सच में चाहिए मुझे, और 10 घंटे क्यों नहीं चाहिए मुझे, इसका आंसर है क्योंकि आपका एक इस तरीके से देखा जाता है कि आपकी एग्जाम बाद में अगर आप डेली उस चीज को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बाद में जाके आपको थोड़ा ही देर, एग्जाम के भी एक दिन पहले 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 घंटे में आपको बस चैप्टर के ओवरव्यू करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने इतने दिनों में पढ़ाई की है, आपको बस याद है सब कुछ, बस एक बार टॉपिक का नाम दिख जाए आपके दिमाग में सब क्लियर है, वो चीज याद रखनी है। एंड कंसिस्टेंस होने चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है भाई डेली उस चीज को चलाते रहो, अगर रुक गए, और कंसिस्टेंसी, और यही पार्ट जो है कि आपको सच में जरूरत है, इसका थर्ड स्लाइड में आपके लिए रिवीजन वाला एक पॉइंट आता है, रिवीजन में और आपको जबरदस्त डिटेल में बताऊंगा बाद में। एक एग्जांपल है मेरा, अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, मेरे कुछ कामों की वजह से आई हैड सम वर्क्स, तो मुझे पढ़ाई में थोड़ा डिले हो रहा था, तो मैं मेरी कुछ दिनों की पढ़ाई रह गई थी, तो मैंने सुबह 7 बजे उठा था, नॉर्मल लग रहा है, मैं सोया कब हूँगा रात के 3:30 बजे, 7 बजे उठ के 3:30, इसका ये मतलब नहीं कि मैं 7 से 3:30 सिर्फ पढ़ रहा था, बीच बीच में ब्रेक्स थे, लेकिन उस दिन मैं पढ़ पाया क्योंकि मेरा उतना टाइम मुझे देना था, मुझे पता था, मैंने क्लियरली उतना टाइम कर पाया, मैंने अच्छे से एलोकेट किया। लेकिन रोज मुझे उतना पढ़ने की क्या जरूरत है, नहीं, अगर मैं रोज टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो उतना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन टाइम अगर मैनेज करूंगा तो उतने टाइम में, तो उतना एक एग्जांपल था। आप समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि इतना देर पढ़ने की वैसे तो जरूरत नहीं थी, लेकिन पीछे का अगर रह गया तो उतना पढ़ना पड़ेगा कभी ना कभी, उतना सबको नहीं, जिसकी पढ़ाई उतनी ज्यादा होगी। आपकी पढ़ाई देखिए ना, आपको कितना पढ़ा है उसके हिसाब से, ज्यादा अगर पढ़ाई है तो उसके हिसाब से देखिएगा। रुदम, प्लीज मूव ऑन टू द सॉल्यूशंस। व्हाट सॉल्यूशंस कैन देयर बी? एक तो सॉल्यूशन पहला आपको ऑलरेडी पता है कि आप अपने बैठने की जगह बदलते रहो। 8 से 10 घंटे पढ़ना है ना, एक ही जगह पे बैठ के मत पढ़ो, कभी बेड पे बैठ जाओ थोड़ी देर, कभी टेबल पे, अगर किसी के घर में टेबल है, कभी कुर्सी पे बैठ लो, कभी जमीन पे बैठ लो, लेकिन चेंज कर दो, टेरेस पे जाओ स्टडी करने के लिए। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो मैंने भी अप्लाई किया, आपको नींद कम आएगी, और मेनली ऐसी जब मैं बोल रहा हूँ कि टेरेस पे जाओ, तो टेरेस पे कौन से केसेस में जाना चाहिए? आपका मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट है, किसी को साइंस बहुत मतलब दिल में चुभ जाता है, अरे वो सब्जेक्ट लेके वो जाएगा अपने टेरेस पे, तब पढ़ेगा, दिमाग जो ताजी हवा आएगी उससे खुला रहेगा, तो उस चीज की वजह से वो अच्छी चीजें समझ पाएगा। आई होप इतना क्लियर है। सेकंड वाला पॉइंट आता है कि टेक वॉक्स इन बिटवीन स्ट्रेचिंग, क्योंकि एक जगह, अरे खेलने जाते हैं तो तुम्हारी बॉडी तो पूरी एकदम खुली हुई होती है ना, एक्सरसाइज हो जाती है तुम्हारी बॉडी की, लेकिन पढ़ाई करते हो ऐसे हाथ ऐसे, ये बैठे हो तुम्हारे टेबल पे, फिर कैसे भी सर को बस देखते जा रहे हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हम फिजिकल क्लासेस करते हैं, हम लेक्चर नहीं करते, तो सेम चीज, हाँ वहां पे तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन नींद आने का तो पॉइंट वही ना, सांसें लेते रहो, अरे सर से सवाल पूछो, सर ऐसा नहीं हो रहा है, तो नींद नहीं आती है। और जो लेक्चर देते हैं फिर घर पे पढ़ते हैं, उनके लिए यही सॉल्यूशन है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो आफ्टर 1 and 2 आवर्स ऑफ स्टडी, मतलब 1-2 घंटा पढ़ लिया, कुछ ना कुछ थोड़ा बॉडी की एक्टिविटी करो, मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहोगे तो एक्टिविटी नहीं होने वाली, सब जगह पे बैठोगे, फिर से नींद आएगी। So that was one solution. Okay. And the third is keep your distractions away or make it difficult to access. ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं बता सकता हूँ कि किसी किसी को होती है आदत कि यार मेरा फोन से इतना ज्यादा नाता बन चुका है कि मैं फोन से दूर नहीं रह पाता। मेरा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर गया भाड़ में, मुझे चाहिए मेरे इंस्टाग्राम पे कितने लाइक्स है, या फिर मुझे रील्स देखना होता है। तो कोशिश करना फोन में उस चीज को एक्सेस करना डिफिकल्ट बना देना। कैसे बनाओगे? कुछ एप्स होती है, उनमें से आप ऐसा पासवर्ड डाल सकते हो जो पासवर्ड बहुत लंबा है, उतना टाइप करने के लिए आपको बहुत थक जाओगे, ऐसे पासवर्ड डाल सकते हो, ऐसे आप डाउनलोड करो।
उस चीज को एक्सेस करना डिफिकल्ट करो, या फिर अगर आपको लेक्चर करते वक्त मोबाइल की जरूरत नहीं है, मोबाइल को कम से कम 10 कदम दूर साइलेंट मोड पे रख दो, कितने भी इंपॉर्टेंट कॉल है नहीं चाहिए मुझे, मुझे अपनी मंजिल पानी है, ऐसा रखो कुछ तो भी। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तो आई होप इतने में भी समझ आ चुका, अगर नहीं भी आया तो आप Q&A में जरूर डाउट पूछिएगा, आपके माइंड में डाउट रखिएगा कि आपको क्या है। एंड ये नोट्स आपको मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, आप सभी लोगों को भी आपको ग्रुप पे ज्वाइन करवा के आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो वो वाले नोट्स आप फिर से लिख भी सकते हैं ताकि आपको क्लियर है। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्लाइड आप देख सकते होंगे आपकी स्क्रीन पे। ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेमोराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब आ गई स्माइल सबके चेहरे। वो क्या पढ़ा रहे थे, ये पढ़ा मुझे, अभी ये चाहिए मेरे एग्जाम पास में, ये मुझे दिलाओ पहले मुझे। अब मेरा सबसे एक सवाल है, अब जो भी अभी मीटिंग में उन लोगों से फिजिकली प्रेजेंट आप लोगों से सवाल है कि मेमोराइजेशन पहले आता है या अंडरस्टैंडिंग? वहां पे पर्पल कलर में दिख ही रहा हो, मेमोराइजेशन पहले आता है या अंडरस्टैंडिंग? प्लीज एवरीवन यहाँ पे भी आंसर दीजिए। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आपको मैं कैटेगरी में डाल दूंगा, एजुकेशनली बैकवर्ड। सोशली इकोनॉमिकली सुना है ना, एजुकेशनली बैकवर्ड में डाल दूंगा अगर इससे सवाल का जवाब गलत दिया। क्या नालायक? गुड, तो वाह इतना सही लगा, इसका गलत सही होगा वैसे। आई विल सी, यहाँ पे किन लोगों ने आंसर दिया अंडरस्टैंडिंग, यस तुषार गॉट द राइट आंसर, अक्षय गॉट द राइट आंसर हियर। बाकियों को भी आई बिलीव कि कम से कम सोचा होगा कि माइंड में अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, अदरवाइज देयर इज नो यूज कि मतलब एजुकेशनली बैकवर्ड हो गए आप यार। तो देखते हैं पॉइंट आता है कि अंडरस्टैंडिंग में, देखिए अंडरस्टैंडिंग में नीचे आप देख पा रहे होंगे कि डब्बा है ब्लैक कलर में पूरा का पूरा। तो अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से बढ़ा है, हाउ टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल 3 ही चीजें करनी पड़ती है। अब ये एकदम मैं बोलता हूँ, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल कोई चीज है ही नहीं, मैं अपनी लाइफ में ये इम्प्लाई करता हूँ, अप्लाई यही मैं करता हूँ। क्या? अगर आप फिजिकल क्लास में जाते हो तो सर से सवाल पूछिएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। बच्चों का क्या होता है कि वो सवाल इसलिए नहीं पूछे, मैंने पूछ लिया सर कहीं मुझे नरक में ना भेज दे, कहीं मुझे उल्टा ना करना। अरे क्या यार, कुछ नहीं होता, पूछो। अगर सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा, और जवाब मिलने से आपको क्लैरिटी आएगी। अरे टीचर अज्यूम करके चलता है कि ये चीज बच्चों को पता होगी, इसलिए वो बताता नहीं कभी कभी। तो आप तो पता है, आपको पता नहीं, लेकिन आप जब पूछोगे तो आंसर मिलेगा, और आपका आंसर मिलने के बाद पता चलेगा 90% ऑफ द क्लास को पता नहीं था और सर अज्यूम करके चल रहे थे बच्चों को पता था। ये चीजें आपके साथ होती, या फिर आपका सब्जेक्ट इतना गंदा था कि आपको पता ही नहीं था कि वो आपकी लाइफ में अप्लाई हो सकता है, आपने देखा ही नहीं। तो ये चीज होती है, सवाल पूछो। अब बोलते सर हम ना घर पे पढ़ाई करते, हम वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखते, तो हम सर से कैसे पूछें, हमारे सर तो लाइव कभी कभी आते ही नहीं, और आते हैं तो इतने सारे स्टूडेंट होते हैं उनको मैसेज करते दिखता भी नहीं हमारा लाइव। तुम्हारी जिंदगी में सवाल का उत्तर देने वाला बस एक ही व्यक्ति है, गूगल है तुम्हारे पास। गूगल पे जाके उस सवाल का, अरे सच्ची में बोल रहा हूँ, अगर आप छोटी छोटी चीजें, अगर आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो, डेफिनेशन का एक वर्ड रट्टा मारना क्या होता है, मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इक्वल्स टू रट्टा। अगर आपको समझ चुका है और उसके बाद आप मेमोराइज कर रहे हो तो उस चीज को मेमोराइजेशन बोलेंगे, लेकिन मेमोराइज कर रहे हो बिना अंडरस्टैंडिंग के उसको बोलेंगे रट्टा। और हमको क्या नहीं चाहिए, रट्टा नहीं चाहिए, समझ रहे हो? एवरीबॉडी क्लियर है? ग्रेट 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 ग्रेट। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको ये सवाल पूछने पड़े, बेसिक बेसिक सवाल जो होते हैं, फंडामेंटल्स क्लियर रखने पड़ते हैं, बेसिक सवाल आपको। अरे आपकी किताब है उसमें कोई शब्द समझ नहीं आ रहा, उस चीज का वर्ड का मीनिंग देखो, उस चीज को समझो, क्या है वो चीज, कंसेप्ट है, आपकी किताब में मतलब नहीं दिया, गूगल से पूछो उस चीज का मतलब लिखो। और जब आपको एक वर्ड उतना पता चलेगा, बाद में पता चलेगा वो वर्ड पूरी किताब में 10-12 बार आया है। एक बार मेहनत की मैंने और मुझे पूरे 10-12 बार का हो गया किताब का, कंसेप्ट क्लियर है। तो एक बात हमेशा याद रखना, मेमोराइजेशन इज द इजीएस्ट जॉब आफ्टर यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। अगर वो कंसेप्ट हो और सिर्फ मेमोराइजेशन वाली चीज हो तो नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप सिर्फ अज्यूम कर लीजिएगा कि आपके लिए भी कुछ का कुछ लिखा है। पापा ने बोला बेटा ये है तुम्हारे दूर के नाना के चाचा के अंकल, उन अंकल का ये है नंबर 98467898, याद करो। क्या है इसमें कंसेप्ट कुछ है क्या? नहीं कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ भी बोल दिया, तुम्हें हाँ बोल रहे हो बेशर्मो। अरे मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ मेमोराइजेशन है, इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है? किसी का नंबर याद करना क्या है? सिर्फ मेमोराइजेशन है। अब
ऐसा है क्या इसमें कंसेप्ट नहीं तो इसका मतलब नंबर याद करना आसान है? नहीं, जहाँ पे कंसेप्ट है वहां पे उस कंसेप्ट को मेमोराइज करना आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इज इजी। ये बोला, ये बात क्लियरली याद रखना। सेकंड पॉइंट आता है, अब एक बात याद रखना कि मैंने दोनों जहां जहां एकदम पूरा कैपिटल में लिखा है उस चीज का सिग्निफिकेंस आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे नीचे, यस उस पे ध्यान दीजिएगा। रीडिंग पूरा कैपिटल में, अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप ये याद रखिएगा कि जब तक आप उस चीज को पढ़ नहीं पाओगे आप लिखोगे क्या? टीचर ने कुछ बोल दिया, टीचर हिंदी में समझा गया, आप एग्जाम में तो इंग्लिश में लिखना है, क्या लिखने वाले हो? बाबाजी का टुल्लू? नहीं, रीडिंग दो तरीके से। और रीडिंग में भी एक और चीज आती है, उसको मैं रीडिंग किस तरीके से करनी है वो भी एक चीज अभी बताऊंगा, लेकिन आप ब्लू कलर में लाइन देख रहे हो फॉर एनी लैंग्वेज, उसके नीचे पॉइंट्स, वो वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश में सब कुछ लिखना है और आपकी इंग्लिश झंड है, क्या लिखने वाले एग्जाम में? कुछ भी नहीं। आई थिंक माय वॉइस ना, ओके दैट्स ग्रेट। आप क्या लिखने वाले एग्जाम में? आपको वॉइस क्या बोल रहा हूँ मैं भी, आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। और मान लो आपका उसमें कोई वर्ड आता है, एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप वही वर्ड लिखो, आप उसका आसान वर्ड लिख के जाओ, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो फुल मार्क्स मिले? एग्जाम में आपको वो कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो लिखने ही पड़ते हैं। कीवर्ड्स अगर आप समझ जाओ और मेमोराइज करो तो आसान है लिखना, लेकिन सिर्फ मेमोराइज करो तो नहीं आएगा। तो वही चीज है, आप रेड वाले पार्ट में ध्यान दीजिएगा सब लोग। रेड वाले पार्ट में क्या लिखा है? इम्प्रूव वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी सर आपने बोला वोकैबुलरी कर, तो क्या ऑक्सफोर्ड की लिस्ट लेके आए पूरी की पूरी रट्टा मारी? नहीं नहीं नहीं, रट्टा नहीं मारना है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, तुम्हारी किताब आती है सिलेबस की, एक नहीं आती ढेरों आती सर। हाँ ढेरों आती, वही वाली, तो ढेरों किताब आती है, ढेरों किताब में से ढेरों किताबें इंग्लिश में होती है, उसमें के बहुत सारे शब्द आपको समझ में नहीं आते। आते क्या? नहीं आते, जरूर नहीं आते, टीचर बोलता है लेकिन हमारे सर के ऊपर से जाते हैं। लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम गूगल पे जाए या फिर किसी डिक्शनरी में जाए उस शब्द का मतलब ढूंढने, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है सर, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। झूठ? अरे समझो, अगर उस वर्ड का एक बार मतलब अगर तुमने समझ लिया ना, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि जनरल में जाके ढूंढो, नहीं सिर्फ सिलेबस का देखो, जो वर्ड समझ नहीं आता उसको अंडरलाइन करो, बाद में जाके उसका मतलब देखो, मैं गारंटी देता हूँ वो चीज की कंसेप्ट बहुत सारे केसेस में एक वर्ड का मतलब समझ आता है, कंसेप्ट समझ के ऐसा हो जाता है। आपकी कंसेप्ट क्लियर ना होना रीजन क्या है? आपकी वोकैबुलरी ठीक नहीं है। और मैंने बोला फॉर एनी लैंग्वेज, मराठी पढ़ते हो, मराठी में अगर कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले पोएम या फिर लेसन आ गया नहीं समझता है, क्यों? वोकैबुलरी नहीं, बेसिक। और दूसरा पॉइंट आता है कि आपको बेसिक ग्रामर समझना चाहिए। क्यों? अगर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कभी कभी, अगर लॉ के हिसाब से अगर मैं बोलूं जो हम पढ़ते हैं, लॉ में हर वर्ड का एक बहुत मतलब होता है, कि एक वर्ड का अगर मतलब गलत निकल लिया, अगर ग्रामर के हिसाब से गलत निकाल लिया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए नॉर्मल केसेस में भी आप कुछ भी पढ़ो तो आप गलत मतलब ना निकालो, इसलिए बेसिक ग्रामर तो पता होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी इंग्लिश फटाफट होनी चाहिए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट वैसा हो, लेकिन आप नॉर्मल केसेस में वो देख सकते हैं। अब इसके लिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास, आप YouTube पे मेरा एक चैनल है मिकीज राइट, उस पे भी देख सकते हो, उस पे फ्री नोट्स है। अगर आपको लगा नहीं सर आप प्रमोशन कर रहे हो आपके वीडियो का YouTube पे, मत देखो, आपके पास YouTube पे इतने सारे टीचर्स हैं जो इंग्लिश सिखा देंगे। प्रॉब्लम क्या है? आप खुद, हमने सर स्पोकन लगाई थी लेकिन अरे किसकी गलती है? खुद की, आपने खुद प्रैक्टिस नहीं की ना। तो YouTube पे बहुत अच्छे से अवेलेबल है। एंड यस, अगर आपको लगा उन टीचर्स ने सिखाया, आपको नोट्स चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे सिर्फ नोट्स अपलोड करके उसके हिसाब से एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो उतने नोट्स के लिए आके स्क्रीनशॉट निकाल के जा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देयर इज वन सॉल्यूशन। एंड बहुत सारे अदर टीचर्स है, किसी का भी सुन लो लेकिन सुनो। एंड बढ़ते हैं हम थर्ड वाले पॉइंट की तरफ, राइटिंग। अब मैं बोलता हूँ डेफिनेशन को किस तरीके से समझा जाए, बहुत ध्यान से सुनना कि डेफिनेशन क्या होता है। डिफिकल्ट वर्ड्स का कुछ तो भी एक लिखा होता है, किसी इंसान को बहुत खुजली होती है कि यार नहीं मुझे अपने हिसाब से कुछ ऐसी वोकैबुलरी देनी कि लोगों को मरने तक याद रहे कि उस इंसान ने इतने घटिया शब्द यूज किए थे कि मुझे समझ नहीं आया, राइट? हाँ हाँ बोलो, कुछ भी बोलो। तो डेफिनेशन को समझने के लिए राइटिंग में मैंने इतना यहाँ पे बोल्ड नहीं किया है सारा, मतलब बोल्ड का मतलब कैपिटल नहीं। क्यों? अंडरस्टैंडिंग में राइटिंग का पार्ट कम आता है, समझ रहे हो? अंडरस्टैंडिंग में राइटिंग का पार्ट थोड़ा कम आता है, पढ़ने में ज्यादा है। और तुम भूल गए मैं कुछ तो भी बोलने वाला था।
रीडिंग कैसे करते, बोला किसी ने नहीं, बोलते जाओ। बोलता रीडिंग कैसे करते। पहला, रीडिंग स्लोली करना चाहिए। क्यों? अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना जो लिखा है वही पढ़ता हूँ। अब मैं इम्प्रूव वोकेबुलरी, बेसिक ग्रामर, ओनली 180 मिनट्स इन ऐसा कुछ पढ़ूंगा, नहीं समझेगा। और ऐसे तुम पढ़ते हो, अगर सब्जेक्ट जितना ज्यादा डिफिकल्ट है उसको थोड़ा ज्यादा स्लो पढ़ो। डिफिकल्ट जाता है तो क्यों, ज्यादा समझेगा। और जहां नहीं समझता है, स्लो रीडिंग से सिर्फ नहीं होता है, वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए। तो इसलिए पहले वोकेबुलरी बोला है। तो अगर वर्ड का मतलब पता है तब भी नहीं समझता है बहुत सी बार, क्योंकि कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट होते हैं। तो स्लोली पढ़ोगे तो समझेगा। एंड दूसरा एक ऐसा आता है कि मन में पढ़ने की आदत होती है बहुत से लोगों को, और मन में पढ़ते बच्चा ऐसे होता है, लेकिन उसका दिमाग एक ऐसी अंधेर नगरी में चला जाता है। बच्चा इमेजिन नहीं पाता, बच्चा एलिस इन द वंडरलैंड में चला जाता है, मालूम है ना। हाँ, वो उधर चला जाता है। हाँ, तो वो यहाँ पे पढ़ते हो, मैं बोलता हूँ कि पढ़ते वक्त आप अपना गला फाड़ के पढ़ो। गला फाड़ के यानी इतना भी नहीं कि पूरी गली को पता चल जाए कि ये बच्चा पढ़ रहा है, नहीं। गला फाड़ के यानी आवाज आपकी गले से बाहर आनी चाहिए, और टोन ऊपर नीचे करके पढ़ो। जहां इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेशन का, थोड़ा जोर से बोलो। लेकिन हर चीज के लिए नहीं, जहां पर आपको डिफिकल्ट लगे या फिर मेमोराइज करना मुश्किल, वैसे टाइप पे जरूर करना कि थोड़ा सा टोन ऊपर नीचे करके उसे पढ़े। जहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे जोर से बोलना, क्योंकि वो कीवर्ड होंगे ना, जो इंपॉर्टेंट है वो तो कीवर्ड है। तो वही। एंड आते डेफिनेशन को किस तरीके से किया जाता है। देखो, एक डेफिनेशन में कम से कम कुछ ना कुछ लाइनें होती है। कुछ डेफिनेशन इतनी लंबी होती है, कुछ इतनी सी, कुछ एक लाइन की होती है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। क्या है मैनेजमेंट की डेफिनेशन? आप लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को मैं बोल देता हूँ। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों से काम करवा के लेने का जो कला है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट। मैनेजमेंट खुद काम करना थोड़ी ना होता है। तो कुछ कुछ लोगों को वो डेफिनेशन बहुत डिफिकल्ट जाएगी। क्या करना है, मैनेजमेंट इज, एक लाइन में लिखना है, दूसरी लाइन में लिखना है द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन, इतना पार्ट। या फिर द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन, ब्रेक कर करके लिखो। जितना डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के लिखोगे उतना ज्यादा आपको समझ, अच्छा ये वर्ड का मतलब ऐसे भी निकलता है। और जितना आपको जल्दी वो आएगा ना, आप एग्जाम में उतना अच्छे से लिख पाओगे। बात समझ रही है? तो जितना तोड़ तोड़ के लिखोगे, आपको अगर तोड़ के ही लिखना है, उसमें अगर वर्ड का मतलब नहीं समझ आया तो आपको पता है क्या करना है, वर्ड का मतलब पता करो। एंड अब डेफिनेशन को तोड़ना क्यों है, आप वहां पे भी डेफिनेशन को तोड़ना, नीचे देख पा रहे हो मैंने कुछ सभी लिखा है, जस्ट एज विद फूड एंड स्वीट्स। क्या आप 7 दिन का खाना एक दिन में खा सकते? नहीं। क्या एक दिन का खाना एक टाइम पे खा सकते? खा लेंगे सर, लेकिन वो पचेगा नहीं, उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ फायदा नहीं उसका। और बाद में भूख तो 8 बजे लगने वाली, कुछ भी कर लो। पूरा दिन का खाना अभी भी खा लिया तो भी उतनी लगने वाली भूख। और मान लो एक ही टाइम का खाना खा रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास 3 रोटियां, तीनों रोटियां एक साथ बिना तोड़े मुंह में डाल रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ फायदा है? नहीं। ये चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ना ऑलरेडी बताए, वही चीज का एक अलग वर्जन है कि एक साथ में आप अगर उस चीज को लोगे। डेफिनेशन क्या है, एक रोटी है या फिर 7 दिन का खाना, डिपेंड करता है डेफिनेशन की साइज। अगर डेफिनेशन 2 लाइन की है वो एक रोटी है, डेफिनेशन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन की है तो 7 दिन का खाना है। 7 डिपेंड करता है ना। तो 7 दिन का खाना है, अगर वो 7 दिन का खाना आपको पचाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 7 दिन में डिवाइड करना पड़ेगा। 7 दिन में डिवाइड करने के बाद भी उसको दिन के टाइम के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। और हर किसी की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, हर मतलब किसी और ने किया उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। अगर 5 साल का बच्चा है, 40 साल का आदमी, 5 साल के बच्चे को तू 4 रोटी खा तो तेरी बॉडी बन जाएगी, नहीं। अरे उसको 2 रोटी मुश्किल से जा रही है 5 साल के बच्चे को, क्या खिला रहे हो? और उस 40 साल के तो 1 रोटी खा, तू मोटा हो जाए। अरे क्या बात चल रही है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो आपके डाउट्स बाद में इंटरनेट में, डोंट वरी, बस अपने माइंड में रखना कि वो डाउट आया, ताकि वो वर्कशॉप का फ्लो ना टूटे। एंड आते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। रुतम प्लीज अपना मेमोराइजेशन वाले पार्ट की तरफ लेके चाहिए। मेमोराइजेशन, यस, मेमोराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे इसमें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, हर स्टूडेंट ये चीज कर, अंडरस्टैंडिंग ना हो या ना चलता है, नहीं हुई तो भी,
लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मेमोराइजेशन, क्योंकि एग्जाम में मुझे क्या लिखना है, मेमोराइजेशन करके जो भी लिखना है वो एग्जाम में मैं लिखने वाला हूँ। तो इस बात पे था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर स्टूडेंट के हिसाब से मैंने सोच के उसको मोस्ट, वैसे तो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, बट स्टूडेंट स्टडी ये जब शब्द आएंगे तो मेमोराइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेमोराइज, मैंने क्या बोला, हर चीज में मेमोराइजेशन हो सकता है लेकिन हर चीज में अंडरस्टैंडिंग नहीं। मोबाइल नंबर एग्जांपल अभी हुआ था, राइट? ओके, तो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें नीचे भी कुछ लिखा है, हैशटैग क्लाइमैक्स। अरे मूवी का एंड लिखना है ना, मूवी का एंड तो यही है, उसके बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाले, यानी Q&A सेशन। यस, तो देखो उसमें क्या लिखा है, ग्रीन वाले में आप देख पा रहे हो, रीडिंग को मैंने पूरा पूरा कैपिटल में नहीं लिखा है। जब मेमोराइज करते हो रीडिंग का इतना ज्यादा भी इम्पोर्टेंस नहीं, इम्पोर्टेंस है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। क्यों? अरे चीज को 10 बार पढ़ोगे, अरे तुम अगर 100 पेजेस पढ़ने वाले उसको 100 बार भी पढ़ो तो याद नहीं होने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पागल हो, नहीं होने वाला। अरे कंसेप्ट को समझोगे, उसके कंसेप्ट होने वाले ना। अगर किसी को लग रहा है सुनना इस, मतलब 50 पेज किसी फोन डायरी यानी फोन के नंबर होते हैं, याद करके दिखाओ, नहीं होंगे। क्यों? अरे उसमें कंसेप्ट ही नहीं है। तो जब 100 पेज की किताब पढ़ते हो तो मोस्ट ऑफ द केस, मोस्टली यानी हर केस में होता है कि उसमें कंसेप्ट भी होता है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस उस चीज को लिखना पड़ेगा। जब देख पा रहे हैं सेकंड वाला पॉइंट मैंने पूरा कैपिटल में लिखा है। लिखने में दो आता है, नॉर्मल लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। नॉर्मल लिखना है नहीं भाई, अपने डाइजेस्ट के आंसर लो खच 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 खच। नोट्स यानी शॉर्ट फॉर्म में चीजों को लिखना, मतलब है देखो प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जब किसी चीज को जनरल पब्लिक के लिए लिखा जाता है, सारे लोगों के लिए, यानी आपकी सिलेबस की किताबें सबके लिए होती है, एकदम गए से गए बच्चा और एकदम टॉप से टॉप बच्चा सबके लिए सेम होती है, तो जनरल के लिए बनाई जाती है। तो उस चीज में हर चीज को एकदम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुझे उतना ज्यादा चाहिए नहीं, मेरी तो रिक्वायरमेंट कम ज्यादा हो सकती है ना। मैं जब पढ़ रहा हूँ मुझे चीज समझ चुकी, अरे मुझे इतना ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं, तो उस चीज के नोट्स बना के उसको शॉर्ट करके वो याद करना, एग्जाम में मैं ज्यादा अपने आप लिख लूंगा। बच्चों को टैलेंट होता है, भाई एक लाइन बता दे मैं आंसर लिख लूंगा, ये चाहिए सबको। तो वही चीज आंसर बिना पूछे भी लिख सकते हो। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा, भाई एक आंसर बता दे चले, वही सर ने बोला एक आंसर बस एक लाइन, नहीं गलत मत जाओ। एंड आपको समझ चुका। और थर्ड वाला भी पॉइंट मैंने बोल्ड में लिखा है, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं लास्ट पॉइंट पे बताऊंगा रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सब ध्यान दीजिए, रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा कि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी, आपको कोई भी चीज इसलिए याद होती है क्योंकि आप बार बार करते हो। साइकिलिंग, बाइक राइडिंग, एक आदमी जिसने 10 साल से बाइक नहीं चलाई, उसके हाथ में बाइक दे दो, वो इतना अच्छे से नहीं चला पाएगा, या फिर उसका तो मतलब दिमाग घूम जाएगा, जल्दी से याद नहीं आएगा कि क्लच कहाँ पे, ये कहाँ पे। क्यों? अरे 10 साल हो गए बाइक चला के, फर्क पड़ता है, राइट? क्योंकि वो चीज को कंसिस्टेंटली होते रहती है, इसलिए उसके दिमाग में होती है। अगर आपको वो चीज याद रखनी है एटलीस्ट टिल एग्जाम पॉइंट, तो आपको उसको कंसिस्टेंटली 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब आता है 3-4 बार रिवाइज करने के लिए, आप तो हर बार तो अपना मतलब वो स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ सकते, और डाइजेस्ट के आंसर में जिंदगी भर डाइजेस्ट नहीं कर सकते ना, यूज पढ़ने का कोई तरीका होना चाहिए उसके। ऐसा तो नहीं कि जिंदगी की पढ़ाई एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाती, डिपेंड करता है आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह सीखना चाहते हो, पढ़ाई लगती है वहां पे, बहुत इंटेंसिव स्टडी लगती है, ऐसे नहीं बन जाते हैं। आगे बढ़े, बन गए ट्रेडर, रैंडमली हाँ टिप ले ली, पैसा डाल दिया, 20 लाख का नुकसान, वाह कैसे आदमी, ऐसा नहीं करना। तो समझ रहे हैं रिवीजन किस तरीके से करना है? मान लो अब डिपेंड करता है किसका कितना बड़ा सिलेबस, उसके हिसाब से ज्यादा रिवीजन, जिसका बड़ा सिलेबस है ज्यादा रिवीजन, जिसका कम है उसकी कम रिवीजन। मान लो अभी दिख रहा है इतनी सारी किताबें वहां पे, यही देख लो, इतनी है, कम है, कम लग रही नहीं ना, अभी इतनी सारी पहली किताब। अब मेरा कैसे, डेली जो पढ़ने वाला उस चीज का रिवीजन करना कंपलसरी है। और अगर आज नहीं हुआ तो एटलीस्ट हर वीक में, कुछ पूरे हफ्ते में जितना पढ़ा उसका रिवीजन, और पूरे हफ्ते में पढ़ा एक दिन में रिवीजन, उसे कैसे होने वाला है? कैसे? कुछ ना कुछ लिख के रखा होगा उसी में से करूंगा ना। कौन इतनी बड़ी किताबें कौन पढ़ेगा? देखो प्रॉब्लम ये नहीं किताब पढ़ना डिफिकल्ट है, अरे टाइम होना चाहिए, उतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं रहती इंसान की। समझ रहे हो आप लोग भी कि मेंटल कैपेसिटी नहीं होगी तो आप कैसे पढ़ोगे इतना सारा? तो सिंपल सा आंसर है कि आपको कुछ ना कुछ उसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, या फिर हाइलाइटर यूज करके उसमें कुछ, हाइलाइटर से किताब को रंगीन नहीं करना है, बस
कीवर्ड्स को मार्क करना है, कीवर्ड्स को मार्क करना। ऑलरेडी कीवर्ड्स कैसे देखने हैं मैंने बता दिया, रीडिंग करते हो तो आपको पता चलेगा ना, अरे अच्छा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब आप बोलोगे उस चीज को तो सेम अप्लाइज हियर। तो रिवीजन ऐसे ऐसे करना है, और रिवीजन जितनी बार करोगे उतनी ज्यादा वो दिमाग में कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होती है और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। अगर एक डॉक्टर एक्चुअल अपने पेशेंट पे, डॉक्टर ने कोई चीज थियरी में पढ़ी, हाँ, वर्सेस डॉक्टर ने वो चीज प्रैक्टिकल लाइफ में बार बार की, कौन सी चीज उसके लिए मतलब भगवान समान है, मतलब उसकी नॉलेज सोच लो किसमें से ज्यादा है, थियरी है ये प्रैक्टिकल ना, क्योंकि एक्चुअली उसने बार बार की, ऐसा थोड़ी ना नहीं डॉक्टर मुझे सर्दी हो, वो एक ही पेशेंट है डॉक्टर की पूरी जिंदगी में जो बोलता है डॉक्टर मुझे सर्दी मुझे गोली होता नहीं, सर्दी के लिए उनको पता है क्या है, अरे एक्सपर्ट, वो आंख बंद करके भी बोल सकते तुमको सर्दी है तुमको ये गोली चाहिए, क्यों? रिपीटिशन, क्यों? रिवीजन हो रही है उनकी चीज की। और अपने हिसाब से भी सोचो, आप अपना सिलेबस जितनी बार रिवाइज करो, और रिवाइज करने के भी बहुत तरीके होते हैं, तो कर सकते हैं। सर नहीं तो बोल दिया नोट्स बनाना है, लेकिन ना मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास बहुत से लोगों ने बोला यार मैं नोट्स बनाता हूँ ना, बहुत लंबे नोट्स बनते हैं कि मतलब किताब भी शर्मा जाए। अब वो मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि मैं किताब का जैसा दिया है वही उधर छाप लेता हूँ, डाइजेस्ट का जैसा दिया वही छाप ले। अरे फर्क क्या पड़ रहा है, तुम बुक में लिख क्यों रहे हो? क्योंकि लिखते वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों का माइंड प्रेजेंट नहीं होता है, बच्चों की आदत लग जाती है, हैंड ऐसे मोटर की तरह चलता है, हाँ लिख रहे क्या लिखा पता नहीं, लेकिन लिख लिया अच्छा दिख रहा है बस। नाम चेक करने वाली बुक इसलिए कंप्लीट करते हैं, असाइनमेंट चेक होने वाले इसलिए, सीखते क्या है, कुछ नहीं। तो अब उस चीज को शॉर्ट में कैसे लिखें? शॉर्ट में लिखना डजंट मीन कि उस चीज का इतना था उसका आधा लिख लिया मतलब शॉर्ट हो गया, नहीं, उस चीज का मतलब पूरा लिखना, लेकिन कम वर्ड्स में लिखना, यानी शॉर्ट में लिखना। वरना आ गए आधा आंसर लिख लिया और मुझे फुल मार्क्स कैसे? नहीं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर। तो पता है इतने लोगों का ये प्रॉब्लम है। सर अब हमको एक डाउट, हम बेस्ट वाले नोट्स कैसे बनाएं? तो ढेरों सॉल्यूशंस है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ढेरों नहीं, ढेरों है, आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो। मेरी तरफ से कौन सा सॉल्यूशन है मैं बताऊंगा। देख पा रहे होंगे कैसा गोला बना है, ऊपर पर्पल नीचे ऑरेंज कलर में, द आर्ट ऑफ नोट्स मेकिंग कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स की एक डिटेल कुछ शॉर्ट समरी दी है, मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी डिटेल्स डाल दूंगा, उस पर क्यूआर कोड डाल दूंगा, जिसको अगर कोर्स ज्वाइन करना पेमेंट कर देना ऐड कर दूंगा। कोर्स के बारे में देखिए क्या है कोर्स, सिर्फ 180 मिनट का। क्या सर क्या मजाक कर रहे हो? अरे हाँ सिर्फ 180 मिनट, 180 मिनट्स का कोर्स है, उसमें आप बेस्ट नोट, मैं बोल रहा हूँ बेस्ट नोट सीख जाओगे, क्योंकि इसमें टेक्निक्स वगैरह बहुत है। लेक्चर्स कितने 9 सर, एक लेक्चर आगे देख पा रहे होंगे 2 और 3 लेक्चर्स ओनली। आपको एक हफ्ते में कितने लेक्चर देखने हैं? 2 से 3, और 18-20 मिनट का एक लेक्चर, यानी 1 घंटा पूरे हफ्ते में से निकालो और आप नोट्स बनाना सीख जाओगे। और ये बात याद रखना, अगर आप ये वाले नोट्स बनाना सीख गए ना, तो आपकी फ्यूचर स्टडीज कितनी इजी हो जाएंगी। ये मत सोचो कि अभी का, अरे पूरा सोचो। एक बार अगर वो चीज अच्छे से सीख गए तो कितनी जगह काम आती है। मैंने जब नोट्स मेकिंग सीखा, मैं बोलता हूँ, मैं जब जापानीज भी सीख रहा हूँ तो मेरे लिए वहां पे काम आ रहा है, मेरे सिलेबस के अलावा। मैं बीकॉम में पढ़ रहा हूँ, वहां पे काम आएगा, मेरे को सीएस में काम आएगा, कहाँ नहीं आएगा। अरे नॉर्मल लाइफ में भी मेरी कुछ प्रॉब्लम है भी मैं उस पर लिख सकता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? तो वो एक आंसर है। और उसके बाद में एक्सेस कितना होगा सर, मतलब कितना देख पाएंगे? अनलिमिटेड एक्सेस है, आप जितनी बार चाहे लेक्चर देख सकते हैं, और 18 मिनट का लेक्चर आपकी अंडरस्टैंडिंग फुल आ जाएगी। आपको आप ही की स्टडी मटेरियल से उसमें होमवर्क दिए जाएंगे, आपको आप ही की स्टडी में ही करना है। 18 मिनट एक्स्ट्रा के ऐसे भी आप यूट्यूब पे वेस्ट ही करने वाले थे कभी ना कभी, या फिर इंस्टाग्राम की रील्स 2-3 घंटे देखने वाले थे, तो 18 मिनट ये देखो। और जब आप अपना होमवर्क करोगे, अब ऐसा तो नहीं होता है जब आप बड़े हो जाते हो तब आपका स्कूल जैसा सिस्टम नहीं होता है ना, ये लीजिए होमवर्क चाहिए, नहीं, बुक किसके लिए लिखते हो? अपने आप के लिए बस। तो वैसे करने के लिए आप बना सकते हो। तो आप अपने नोट्स वैसे बनाओगे खुद के लिए, तो कैसे होने चाहिए? शॉर्ट होने चाहिए, हैंड राइटिंग के खड्डे में, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए मैंने क्या लिखा है, तो वो आप सीख सकते हो। एंड फाइनली इसमें देखा है कि बेस्ट मेथड्स और इजीएस्ट टेक्निक्स बताई गई कि इजीएस्ट वे कि आप अपने लिए सुपर इजी अमेजिंग मेथड नोट्स कैसे बना सकते हो। तो बहुत सी टेक्निक्स वगैरह, एंड नोट्स मेकिंग का ऐसे कि मैं बस 1 घंटे में उस चीज को बता नहीं सकता, दैट इज 3 घंटे लगे, एंड 3 घंटे के लेक्चर्स के पीछे वॉज एफर्ट ऑफ 7 to 9 days, आई थिंक 9 days। तो इतने टाइम लगा है कि वो बनाने के लिए, समझ लो।
तो 3 घंटे में उस चीज को 2 घंटे में या फिर 1 घंटे में नहीं बता सकते। वो बहुत डिटेल वाली चीज है और उसके लिए आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। एक चीज को जब तक आप 5-6 बार प्रैक्टिस नहीं करते हो, बनते क्या? किसी को फुटबॉल प्लेयर बनना है, क्या वो एक दिन फुटबॉल खेल के जा सकता है फीफा में? नहीं, सालों की मेहनत होती तब जाके वहां पे जाते हैं। वो बात समझिएगा। एंड इसके बाद में एक वर्ड्स ऑफ विजडम, विजडम नहीं बोलूंगा, नॉर्मल है, वर्ड्स फ्रॉम मी है, नॉर्मल है मेरे तरफ से आपके लिए कुछ शब्द देखते हैं क्या। आप देखिए, आई कैन नॉट से यू कैन अचीव एनीथिंग। मैं ये नहीं कह सकता कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, हर बंदा हर एक चीज जो उसको चाहिए नहीं ले सकता। या फिर मतलब कोई बंदा है जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मतलब उसकी ब्रेन की कंडीशन वैसी है। मैं ये नहीं बोल रहा नॉर्मल नॉर्मल बंदा नहीं, उसकी ब्रेन की कंडीशन ने डॉक्टर ने बोला उसका ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग है। वो बंदा किसी एकदम यूपीएससी वगैरह लेवल की एग्जाम कैसे क्रैक करेगा? बहुत मतलब थिंकिंग के बाहर है ना। या फिर किसी बंदे के पैर नहीं, वो रनिंग रेस कैसे जीतेगा? हाथ से दौड़ सकता है लेकिन जीतने की बात चल रही है नॉर्मल लोग नहीं। तो आई कैन नॉट से यू कैन अचीव एवरीथिंग, बट आई कैन से दैट यू कैन अचीव समथिंग दैट नॉट एवरीवन कैन अचीव, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड। समझ रहे हैं लास्ट लाइन का मतलब? कि आप अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर पाओगे। ये डेफिनेट है, हर कोई आप जैसा नहीं होता, ये सब तो सुना ही, लेकिन आप जो कर पाओगे, आपका जो पोटेंशियल है वो आपको पता है। मतलब आप ऐसा हो सकता है कि एक बंदा साइंस और हिस्ट्री का मास्टर हो सकता है, सोच लो। अब ऐसा तो नहीं कि वो सब कुछ कर रहा है जिंदगी, लेकिन जो वो 2 चीजें कर रहा है, भाई साहब सोचो, उस चीज में अगर उसका जितना एक्सपर्ट, कौन बंदा साइंस और हिस्ट्री दोनों को मैनेज कर सकता है? अरे कोई एक बंदा साइंस जाता है, ये हिस्ट्री जाता है, लेकिन दोनों, एंड आई एम नॉट टॉकिंग एट स्कूल लेवल, आई एम टॉकिंग एट अ बिगर लेवल। जब आगे जाके पढ़ते हैं ना, तब पीएचडी वगैरह करते हैं, वो वाली चीजें। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। एनीथिंग, आपको जो भी फीडबैक है आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे। और आप लोग ये सेशन खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये वाला सेशन। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन द सेशन। अब इसके बाद में होने वाला है क्यूएनए सेशन। आप बस मैं सबके एक बार क्यूएनए देखूंगा, उसके बाद में एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स है वो भी बता दूंगा, बट एक बार सबके क्यूएनए ले लेता हूँ। जो यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंट है, एक काम करते हैं, अपने क्यूएनए इस सेशन के बाद में ले लेते हैं, क्योंकि रुतम इफ द रिकॉर्डिंग इज ऑन यू कैन टर्न इट ऑफ। क्यूएनए सेशन की देने की जरूरत नहीं, इसके पहले के दे देंगे वो।